चलिए ठीक है। मैं अनिल जी के पास ही आता हूँ। पर एक बात है अनिल जी की ये संविधान गले की फांस तो बन गया, फंदा तो बन गया। रोज़ बोलते हैं हम संविधान को नहीं हटाएँगे, हम कुछ नहीं करेंगे और फिर साथ में आरक्षण का मुद्दा भी अटक गया कि हम आरक्षण का हटा देंगे, ये कर देंगे और उस चक्कर में अमित शाह का जो वीडियो वायरल होना था, वो भी इतना सारा वायरल हो गया और अब उसके बाद कुछ 2 भैये इधर से पकड़ लिए, 2 उधर से पकड़ लिए, किसने अमित शाह को बदनाम किया। इतनी तत्परता एक वीडियो वायरल वीडियो के पीछे, भाई ज़रा थोड़ा एक बार बीजेपी आईटी सेल का भी एक राउंड दे के आ जाते, कम से कम थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी मिल जाता तुमको वहाँ से। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है अनिल सिन्हा जी। गद्दी बारामती नाम रखा गया गद्दी और गद्दारी। जी हाँ, गद्दी और गद्दारी की लड़ाई है। बहुत सारी सीटों पर उद्धव की सेना और एकनाथ की सेना की सीधी फाइट है। ये सिर्फ थाना और कल्याण में ही नहीं है, जहाँ पर कल्याण से तो श्रीकांत शिंदे उनका लड़का ही लड़ रहा है और वहाँ पर उनके सामने वैशाली दारेकर है, जो कि उद्धव की बड़ी एक गुट की एक बड़ी यंग लीडर जो पहले मनसे में हुआ करती थी एक्चुअली एक ज़माने में, आज से करीब 15 साल पहले और बहुत एजुकेटेड है और प्रखर वक्ता है। मैंने वैशाली को सुना हुआ है एक्चुअली, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी जो थाने में तो उनका फिefdom है, आनंद दिघिया का फिefdom था। लेकिन सारी लड़ाई को उद्धव ठाकरे ने गद्दी और गद्दारी में 2 शब्दों में परिवर्तित कर दिया है। और हर जगह ये कहा जा रहा है जितनी सीटों पर आमने-सामने कि क्या आप गद्दारों को वोट देंगे या आप जो जय भवानी की बात करते हैं उनको वोट देंगे जो शिवाजी के क्या कहते हैं कि एक तरह से हम तो उनके वंशज हैं, उनकी बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में नाक की लड़ाई है। एकनाथ शिंदे और खास तौर से उद्धव की जो सेना है और दूसरा ऑफ कोर्स एनसीपी दोनों हैं। कम से कम अब यहाँ पर लोग फ्री हैं, ग्राउंड फोर्स फ्री हैं, ये साबित करने के लिए कि असली कौन है, नकली कौन है और किसका कितना प्रभाव है। मेरा मेरा खुद का अनुमान ये है कि शिंदे की शक्ति थाने और कल्याण से बाहर नहीं है, बाकी जगह उद्धव ही चलेंगे। लेकिन आप भी पूना में रह के इन चीज़ों को बहुत क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र को भी देख रहे हैं और महाराष्ट्र हारा, तो दिल्ली की गद्दी नहीं मिलती, ये तो पक्की बात है। यहाँ पे 48 में से अगर 24 सीटें या 20 सीट पे एनडीए सिमट जाता है, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। अनिल सिन्हा जी पूरे परिदृश्य पे मैं टिप्पणी चाहूँगा और खास तौर से क्या कहते हैं मोदी जी की पुणे साइड की जो सभाएँ हैं, काफ़ी खाली गई हैं और उसमें कुर्सियाँ खाली है जो उसके जो सीन पूरे इंडिया के अंदर वायरल भी हुए हैं। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये जो महाराष्ट्र का मामला है ऐसा है कि बीजेपी ने खुद को अपने मतलब रेस से बाहर कर लिया। इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। अगर वो पेशेंस से रहते तो उनको कम से कम वो फोर्स थे। देवेंद्र फडणवीस उनका एक उभरता हुआ नेता भी था और उसके बाद वो कई चीज़ें थी जो शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ और जो सरकार थी उसके खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ कर सकते थे, मतलब उसको भी मुद्दा बना सकते थे। लेकिन उनको लगा ये कि ये जो मैनिपुलेशन वाला क्या होता है कि जब आप के हाथ में सत्ता का के दुरुपयोग की आपको लत लग जाती है, तब आपको वही रूप दिखाई देता है। अभी इसको ईडी से लगवा दो, उसको सीबीआई पकड़ ले, उसको ये पकड़ ले, ये जो चलने लगता है ना, तो ये उसी की वजह से वो इसमें लैंड अप हुए हैं। जो अभी सिचुएशन जहाँ पर वो पहुंचे हैं वो और किसी का नहीं उनका बनाया हुआ। अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में ओवरऑल देखिए क्या नैरेटिव है। नैरेटिव है क्या कि सब लोग मान ले जहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे है और शिवसेना शिंदे है सामने आमने, तो वहाँ पर है क्या किसको चुना जाए। वहाँ मुद्दा ये है, वहाँ बीजेपी मुद्दा है ही नहीं, मोदी मुद्दा है ही नहीं। उसके बाद एनसीपी के जो जहाँ है वहाँ भी ऐसा ही है कि अजीत पवार वर्सेस शरद पवार। तो आधी से अधिक सीटों पर तो बीजेपी ने अपना क्लेम ही खत्म कर दिया है, क्योंकि अगर वो अलग लड़ते तो उनको इतनी सीटें देने की जरूरत नहीं पड़ती और जितनी सीटें दी भी गई हैं उसमें भी उनको कोई मान नहीं रहा है। क्योंकि वहाँ भी है ये सवाल कि अगर उनके सामने एनसीपी का कैंडिडेट है शरद पवार का, तो उसमें है कि एनसीपी को जिताना है, क्योंकि अजीत पवार के की पार्टी को एक्सेप्ट करना है या नहीं। वहाँ भी बीजेपी नहीं है, वहाँ पर है ये कि शरद पवार की पार्टी को एक्सेप्ट करना है
तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं देना है। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट भी जहाँ हैं वहाँ ऐसी स्थिति है। और कांग्रेस जो है एक तरह से इसमें एक मतलब साइलेंट जिसको कहता है ये अनसीन कैन इसके जरिए वो अपना है, क्योंकि उसका टारगेट कोई नहीं है। तो एक उसको एक स्मूथ रास्ता है, और उसमें फिर राहुल गांधी ने जो यात्राएं की है और सारा कुछ किया है, और सबसे जो है इंडिया गठबंधन को स्टिच टुगेदर करने से एक नैरेटिव बनी है। उस नैरेटिव में ये नैरेटिव भी फिट होती है कि ये फैमिली तोड़ते हैं, ये पार्टियां तोड़ते हैं, ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ये सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, और सारा एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना चाहते हैं। ये बात मुझको लग रहा है क्या कि महाराष्ट्र के जो कॉमन लोग हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन एक चीज मैं वर्ड ऑफ कॉशन कहता हूँ कि इनको अंडरमाइन भी मत करिए। मोदी ने एक कंस्टिट्यूएंसी ओवर एक इंडिया में एक तरह का, एक तो कॉमनल कंस्टिट्यूएंसी है जो इसमें अपर कास्ट के लोग हैं जिनको कि अभी भी मोदी ही मतलब लगता है उसको कई दूर तक। दूसरा है कि ओबीसी तबका में ये जो बार बार चाय वाला ये बोलते हैं और मैं पिछड़ी जाति से हूँ, तो वो उससे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स भी है, ऐसा एकदम नहीं समझना चाहिए। तो हम लोगों को मान के चलना चाहिए। और उसके बाद ईडी, इलेक्शन कमीशन, ये सब के बावजूद ये सब अगर देखते हैं तो सिनेरियो है कि कंटेस्ट तो है, वॉक ओवर नहीं है। लेकिन कंटेस्ट जो पहले जो 2019 में कंटेस्ट से लगभग बाहर हो गई थी, जो आपने देखा ही जो महाराष्ट्र के रिजल्ट में जितनी सीटें इनको आई एनडीए को, मतलब शिवसेना और भाजपा गठबंधन को, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना रेस से उनको बाहर कर दिया था। वो स्थिति नहीं है, कंटेस्ट है। तो कंटेस्ट अगर देखेंगे तो फिर अगर महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां मैक्सिमम सीटें इन्होंने हासिल की है, अगर वहां सीटें घटेगी तो उसको कंपनसेट कहां से करेंगे। बंगाल के बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में संदेश खाली और दूसरे मुद्दे तक कॉमनलाइज किया है, ऐसा रिपोर्ट ये लोग कर रहे हैं, मतलब गोदी मीडिया से जुड़े हुए लोग या जो लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मुझको डाउट लगता है कि इसमें कोई सफलता उन्होंने हासिल की होगी, इसमें मुझको काफ़ी डाउट है। तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। और मोदी जी का जो लैंग्वेज से दिख रहा है कि अब मोदी जी के पास कंटेंट एकदम जीरो हो गया है। मतलब वो स्टार्ट किए थे उज्ज्वला गैस दे रहा हूँ, अल्लाह क्या कहते हैं मकान बना के दे दिए, उसके बाद चंद्रयान, सूर्ययान जो भी है उसका वो जिक्र करते थे। लग रहा था क्या कि पूरा जो रोजी पिक्चर है जिसको आप बोलते हैं, जो कि शाइनिंग इंडिया वाला जो था 2004 वाला चुनाव में, उसको प्रोपगेट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने उसको अबेंडन कर दिया है, उसको एकदम सीधे फेंक दिया है। अब तो एकदम तू मैं आज जो चुनौती वाला जो उनका भाषण है उसमें तो यही है कि मैं चुनौती देता हूँ। अरे क्या है, तो प्रधानमंत्री है भाई, 10 साल रह चुके हैं। जरा एक जिसको कहता है क्या कि ग्रेसफुल एग्जिट, अगर मान लिया निकल भी रहे तो जरा इज्जत के साथ निकलिए। गाली गलौज करके निकलेंगे कोई मतलब ये, मैं तो उसमें देवेगौड़ा और आईके गुजराल को मानता हूँ, इनका जो भी देवेगौड़ा का फैमिली वगैरह का निकला हो, लेकिन दोनों बहुत ग्रेसफुल ढंग से निकले। दोनों ने जो इज्जत है उस पद की गरिमा, उनके पास कोई पार्टी नहीं थी बड़ी, न उनके पास कोई बहुत बड़ा बहुमत था, लेकिन वो इज्जत के साथ गए और आए इज्जत जैसे और आए इज्जत के साथ चले गए। कोई इस तरह से मतलब क्या छाती पीट पीट करके, अगर हार जाएंगे तो क्या है ये क्यों भाई इस तरह से छाती पीट रहे हैं भाई? कोई लिखा के लाए हैं क्या? और लिखा के लाए हैं मतलब किससे? इसी इलेक्शन कमीशन में अपना है हिम्मत तो ये बोलता है, तो दूसरा जवाब भी देना चाहिए लोगों को। हिम्मत थी तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को बहाल करने दिया? इलेक्शन कमिश्नर चीफ मतलब वो दो क्यों बहाल कर लिया? वो भी किस तरह से बहाल किया वो सामने आ गया।
हिम्मत है तो ईडी और सीबीआई को कुछ दिन रखो ना अंदर में। वो कई बार बोलते हैं ना कि भाई इनको न्यूट्रल रहने दो, उसका आके फरिया ले। हमारे यहाँ बोलते हैं फरिया लेना, तो आओ कर ले। तो ये तो हिम्मत नहीं है। और उसके बाद अकेला सब पर भारी, अरे अकेला सब पर भारी क्या, अकेले अगर ताकत थी तो ये सबको जरा न्यूट्रल करके देख लो, ये पूछ लो, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या है तो नहीं है। मतलब ये संगठन बीजेपी वालों से भी पूछना चाहिए। अमित शाह इतना लंबा चौड़ा हाँकते हैं, उनसे भी पूछना चाहिए कि हिम्मत यदि भेज रहे हो क्यों, बोलो ना। अगर आपके पास अगर है कि ये वीडियो फेक है और हमने नहीं कहा आरक्षण वाला, तो अपनी बात में इतना दम हो कि एक बार बोल दे तो लोग मान ले। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन, तो इसको तो क्या कहा जाए मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन के रहते हुए जब कैसे ये जो भाषणों पर, टेप पर, फेक वीडियो पर पुलिस एक्शन ले रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है भाई? इलेक्शन कमीशन अभी तो सारा चीज उसके हाथ में होना चाहिए ना। होम मिनिस्ट्री कर रहा है, होम मिनिस्ट्री है कहाँ अभी? अभी तो उसको इलेक्शन कमीशन का अंदर में होना चाहिए। तो ये अंधेर गर्दी मचा करके, और उसके बाद मतलब लाइज का जो है, झूठ बोलने का, वो जो उनका वीडियो वायरल हुआ था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, उस टाइप से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं चुनौती देते हैं। किसको चुनौती हो? तो चुनौती दे रहा है आपको राहुल गांधी, कि जो मुद्दा वो उठाया, एक मुद्दे का जवाब आप नहीं दे सकते, किसी के बारे में बोल नहीं सकते, कोई भी इशू पे, एक भी इशू पर बात नहीं कर पाते। और उसके शहजादा क्या मतलब कि लैंग्वेज है, कैसे मतलब कि आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह का तो लग रहा है कि चश्मा लगा के बैठ गया है। अरे क्यों शहजादा करके किसी को आप गालियां देंगे भाई? और कैसे सुप्रीम कोर्ट उसमें डिफेमेशन नहीं बुझा रहा है? उसने किसी और मोदी का नाम लिया था, उस पर कोई और मोदी आकर के डिफेमेशन कर दिया, उसकी ये निकाल ली, सदस्यता आपने निकाल ली, ये तो सब अदालत कर ली, लेकिन इसमें उसको कुछ बुझा नहीं रहा है। तो ये आप समझिए कि कितना, लेकिन फाइट है, कंटेस्ट ये मत समझ लीजिए कि कंटेस्ट खत्म हो गया। एजेंसीज है, झूठ बोलने का एक तंत्र है, साथ में एक कॉमनल, ये क्या कहते हैं, सेक्शन जो है सोसाइटी का, जो कॉमनलाइज भी हो चुका है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके ग्रेजुएट हो गया है, जिसको कि कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में। रेचेड मिडिल क्लास जो है वो हमने क्रिएट किया है अपने सालों में। इसके लिए हम लोगों को भी रिग्रेट करना चाहिए। जी, ओम सैनी जी, राहुल गांधी का आक्रमण मोदी के